नमस्कार दोस्तों। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जो मनुष्य का जो विकास हुआ वो कैसे हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि धीरे धीरे पाषाण संस्कृति आई, यानी कि जो पाषाण काल था उसके बारे में। उसके बाद हम लोग हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग वैदिक संस्कृति के बारे में। इतना सब चीज़ पढ़ तो लिए, लेकिन इसमें प्रश्न भी तो बनता है। इस प्रश्न को अभी हम लोग देखेंगे। अच्छा, हम लोग आपको 2 वीडियो पहले हम पढ़ा चुके हैं। उसमें हम आपसे बोले थे कि प्रश्न तैयार करके आइएगा, जो पढ़ाए हैं उसको थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। और आप लोग भी हमको जिस टाइप का मतलब प्रश्न अगर आपके दिमाग में है तो आप कमेंट कीजिए, इसका क्या होगा, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए प्रश्न अभी हम बोर्ड पे लिखे हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस काल में मानव का पका हुआ भोजन खाने लगा। ये कहाँ से क्वेश्चन है पता है ना। ये प्रश्न है मानव का जब विकास हम पढ़ा रहे थे कि होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रियोपिथेकस, होमो इरेक्टस, उसके बाद होमो सेपियंस, उसके बाद निएंडरथल, हम बहुत सारा हम पढ़ाए थे विकास के बारे में। तो उसी में हम बताए थे कि यानी आग का विकास कौन किया था। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है, रामापिथेकस, ऑस्ट्रियोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल। तो हम 5 तरह का पढ़ाए थे। रामापिथेकस पढ़ाए थे, ऑस्ट्रियोपिथेकस पढ़ाए थे, होमो इरेक्टस पढ़ाए थे और निएंडरथल पढ़ाए थे। तो इसमें क्या आंसर होगा। तो देखिए सबसे पहले पका हुआ भोजन। पका हुआ भोजन का क्या मतलब हुआ कि आग का विकास हुआ होगा तभी तो पका हुआ भोजन आया। तो आग का विकास कौन सा किया था। आग का विकास किया था होमो इरेक्टस। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आग का विकास कब हुआ, होमो इरेक्टस के काल में। दूसरा प्रश्न पे आइए। देखिए हम सब का बता चुके हैं, रामापिथेकस के बारे में बता चुके हैं, ऑस्ट्रियोपिथेकस के बारे में बता चुके हैं, होमो इरेक्टस के बारे में बता चुके हैं, निएंडरथल के बारे में बता चुके हैं और होमो सेपियंस के बारे में भी बता चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कहता है उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न इधर है, उपरोक्त में से किसका संबंध होमो सेपियंस, यहाँ ध्यान से देखिए, होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस का मतलब क्या बताए थे कि जो आज का मानव है। देखिए बेसिकली 6 टाइप का मानव हुआ था। ऐसे हम लोग जनरली 5 टाइप का पढ़ते हैं, लेकिन होमो सेपियंस से जो शुरू हुआ वो आज का मानव शुरू हो गया, अभी तक बदलाव नहीं हुआ है। तो होमो सेपियंस से किसका संबंध है। तो थोड़ा सा दिमाग का जरूरी है इसमें, थोड़ा सा एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट का। क्या कि जहाँ उच्च पुरा पाषाण काल का बात आ रहा है, मध्य पाषाण काल का बात आ रहा है, नव पाषाण काल का बात आ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का बात आ रहा है। इसमें विकास हो गया था। इसमें विकास हो गया था किसका, होमो सेपियंस का। हमको पहले भी बोले थे कि होमो सेपियंस 3700 साल पहले तक का इतिहास अगर है तो वो इसका है, होमो सेपियंस का इतिहास आता है। तो 3700 साल पहले मैं आपको बता चुके थे। तो उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ये सारा चीज होमो सेपियंस के काल में हो गया था। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सभी होगा, ऑल ऑफ दीस। अगला प्रश्न है कि किस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 6ठा क्लास का विद्यार्थी बता देगा। इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन आद्य ऐतिहासिक काल का अंग है। तो देखिए हम आपको समझाना चाहेंगे, जो हड़प्पा सभ्यता होता है उसको विश्व में द्वितीय कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, विश्व में द्वितीय कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसका विकास ताम्रपाषाण काल के पृष्ठभूमि पर हुआ। मतलब कि इसको कांस्य युगीन कहा भी जाता है। और पृष्ठभूमि मतलब कि जब मतलब तांबा का जो मतलब कांसा का जब प्रयोग हुआ तो इसी के काल में हुआ, किसमें, हड़प्पा सभ्यता में। और इसको ताम्रपाषाण काल के पृष्ठभूमि पर हुआ, मतलब लगभग तांबा के काल तक पहुंच गया था हड़प्पा सभ्यता में। क्या बोले, लगभग पहुंच गया था, इसका पृष्ठभूमि तैयार हो गया था, पृष्ठभूमि पर हुआ। अगला है कि इस सभ्यता में कांसे का प्रयोग के बावजूद पत्थर के उपकरणों का सर्वाधिक प्रयोग होता था। मतलब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर का काफ़ी उपकरण का यूज होता था। कांसे का जो डिस्कवरी मतलब हो गया था, कांसे का प्रयोग के बावजूद भी, कांसे का खोज के बावजूद भी पत्थर के उपकरणों का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था। उसके बाद तांबा तथा कांसा का होता। मतलब कि देखिए इसमें जो है कांसे का युग, मतलब कांसा का खोज हुआ, उसके बाद पत्थर का भी यूज होने लगा, उसके बाद तांबा का भी यूज होने लगा। तो तीनों चीज़ का यूज होता था, लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो पत्थर के उपकरणों का यूज होता था। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा की सभ्यता आद्य इतिहास का अंग है।
तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन आद्य ऐतिहासिक काल का अंग है। अच्छा, आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है पता है? अभी आपको समझाते हैं, रुकिए। क्यों? क्योंकि साहित्य, इसका साहित्य तो उपलब्ध है परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता। अच्छा, आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वैसा काल जिसका प्रमाण तो उपलब्ध है, लिखित रूप से उपलब्ध है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, देवनागरी लिपि पढ़ते हैं, इंग्लिश में रोमन लिपि पढ़ते हैं, और भी वगैरह वगैरह बहुत सारा भाषा है, उसमें अपनी खुद की लिपि होती है, उसके माध्यम से लिखा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको आज तक ना वैज्ञानिक पढ़ सका, कोई भी पढ़ने में उसको सक्षम नहीं हुआ। तो उसको कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। जो पुरातात्विक साक्ष्य है, मतलब कि उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। देखिए, जो उपलब्ध हुआ, क्या उपलब्ध हुआ? तो जो पढ़ने वाला चीज़ था, मतलब कि जो वो उपलब्ध हुआ लिखित रूप में, कि आप उसको कह सकते हैं लिपि कह सकते हैं। तो जो लिपि जो मतलब पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में मिला, उसको पढ़ा नहीं जा सका। ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं। परिणाम स्वरूप अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। मतलब कि अब देखिए, किसी चीज़ को अगर कोई इंसान करने में सक्षम नहीं होता है तो वो अपना अलग अलग परिभाषा देता है कि शायद ऐसा हुआ होगा। कोई दूसरा विद्वान कहता है कि शायद ऐसा हुआ होगा, तीसरा विद्वान कहता है कि शायद ऐसा हुआ होगा। जैसे कि हम आपको वैदिक संस्कृति के बारे में बताए थे, तो वैदिक संस्कृति के बारे में हम आपको बताए थे कि जो मैक्स मूलर था उसने अपना अलग परिभाषाएं दिया था कि 1500 BC से 500 BC तक का इसका कार्यकाल है। लेकिन जो अलग अलग इतिहासकार है उसमें मतभेद क्या है कि वो उनका मानना है कि शायद वैदिक संस्कृति उससे भी पहले रहा होगा, या 500 ईस्वी पूर्व के बाद भी रहा होगा। तो 1500 BC से 500 BC तक जो इतिहास था वैदिक संस्कृति का, उसके बाद भी रहा होगा। तो चलिए हम अपने अभी जो जिस टॉपिक है, जो हड़प्पा सभ्यता, उस पर आते हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने इसका अलग अलग परिभाषाएं दिया। तो हड़प्पा सभ्यता जो आता है वो आद्य ऐतिहासिक काल का अंग है। क्यों? क्योंकि देखिए, हड़प्पा सभ्यता में भी हम आपको बता चुके हैं कि वहाँ कांसे का भी यूज़ होता था। कांसे के साथ साथ तांबा का भी यूज चालू हुआ। इसको टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन कहते हैं। क्या है टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन? मतलब कि देखिए, पत्थर का तो यूज इससे पहले होता था, लेकिन धीरे धीरे धातु का यूज़ होने लगा। तो धातु का यूज़ होने लगा मतलब क्या हुआ? टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हुआ। हालांकि उतना उच्च स्तर पर नहीं हुआ, लेकिन इतना स्तर पे हो गया कि मनुष्य अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। तो आगे चल के हम प्रश्न ये देखते हैं, यहाँ पर हम लिखे हैं कि किस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो आपको बता चुके, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता एक विचित्र टाइप का और बहुत स्पेशल सभ्यता है, विश्व का सबसे पुराना सभ्यता। यानी कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था तब तक तो बहुत सारे लोग जो है उनको मतलब कि वन मानुष टाइप के ही जीवन बिताते थे। हम ही लोग के जो यहाँ पर हम ही लोग के जो देश है, मतलब अभी तो पाकिस्तान हो गया, लेकिन पहले इंडिया था। तो हम ही लोग के देश में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। बाकी सारे जो पूरी जो विश्व है उसमें सबसे पुरानी सभ्यता है। उसके बाद मिस्र की सभ्यता को माना जाता है। तो देखिए, बहुत सारी सभ्यता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी है और सिंधु घाटी सभ्यता सबसे इम्पोर्टेंट भी है। एक दो प्रश्न इतिहास में और एग्जाम के दृष्टि से एक दो प्रश्न हमेशा यहाँ से रहता है, ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में कौन सा आ गया? तो देखिए, ये इसमें आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि आद्य ऐतिहासिक काल का कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता। अब टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हम आपको पहले ही बता चुके कि टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हुआ कब? हड़प्पा सभ्यता के काल में। क्यों? क्योंकि हड़प्पा की सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि यह मिस्र और मेसोपोटामिया के विपरीत यहाँ मानकीकरण तथा नियोजन का पहलू काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसमें नगर नियोजन का सर्वश्रेष्ठ विशेषता था। देखिए, हम हड़प्पा सभ्यता जब आपको पढ़ा रहे थे, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसी को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको बताए थे कि इसका नगरीय विशेषता में आपको 4 5 6 विशेषता में आपको पढ़ाए हैं। तो 5 6 विशेषता में उसमें नगरीय विशेषता के बारे में भी पढ़ाए हैं। यहाँ का जो नगर नियोजन था और यहाँ का जो मानकीकरण था, मतलब कि किसी चीज़ को बनाना और किसी चीज़ को एडजस्ट करना, तो एडजस्टमेंट जो था यहाँ का, यह सबसे ज़्यादा अच्छा था। और अगर एंशियंट टाइम का बात किया जाए, प्राचीन टाइप का, तो ये जो मिस्र का सभ्यता था और मेसोपोटामिया, क्या तो जो सिकंदर के बारे में, अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता की मिस्र और मेसोपोटामिया के विपरीत यहाँ मानकीकरण तथा नियोजन का पहलू काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखिए,
यहाँ पर इम्पोर्टेंस था, मतलब कि मिस्र, देखिए 3 प्रकार का सभ्यता प्राचीन में माना जाता है, 3-4 प्रकार का सभ्यता, ये आपको नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि देखिए हम कभी भी इस टाइप से पढ़ाते ताकि जनरल कंपटीशन के विपरीत इधर उधर सवाल ना जाए, सिर्फ आपको फोकस किया जाए। इसीलिए हम सिर्फ 2 वीडियो में ही 4 चीज़ खत्म कर चुके हैं। क्या? पहला तो मानव का उत्पत्ति और उसका विकास कैसे हुआ। दूसरा हम आपको पढ़ा दिए कि जो पाषाण संस्कृति थी उसके बारे में, कि पाषाण संस्कृति का विकास कैसे हुआ, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तीसरी चीज़ में आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताए। अभी भी आपको बहुत चीज़ बताए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी, और आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ के बारे में आप पढ़िएगा और आपका जो है सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अभी हम और भी बहुत सारा धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो प्रश्न आने से क्या फ़ायदा होता है कि प्रश्न के माध्यम से हमको पता चलता है कि मेरा डाउट कहाँ है और कितना चीज़ पढ़ना बाकी है, किस प्रकार से जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन आपके सामने देगा और आप बनाइएगा। इसमें नगर नियोजन जो था, मतलब कि जो नगरों का एडजस्टमेंट जो था वो बहुत इंपॉर्टेंस था हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, यहाँ तक हम प्रश्न देख लिए। पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस काल में मानव पका हुआ भोजन खाने लगा, तो होमो इरेक्टस। क्यों? क्योंकि इसी के काल में आग का आविष्कार हुआ था। दूसरा प्रश्न था उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता। उपरोक्त में से किसका संबंध होमो सेपियंस यानी जो आज का मानव था उससे है, तो इसमें से सारा शब्द, क्योंकि 3700 साल पहले तक ही होमो सेपियंस का खोज किया जा चुका था। तो किस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। निम्न में से कौन आद्य ऐतिहासिक काल का अंग है, तो हम जानते हैं कि पूरा पाषाण काल, वैदिक संस्कृति और वैदिक सभ्यता ये बाद में आया, लेकिन जो सिंधु सभ्यता था, ये जो आद्य ऐतिहासिक काल था, ये जो टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हुआ, ये आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को। हमेशा याद रखिएगा आद्य ऐतिहासिक काल किसके काल में आया, क्योंकि ये आद्य इतिहास का अंग है, क्योंकि इसका साहित्य तो उपलब्ध है, हम आपको पहले बता चुके हैं। इसका साहित्य, सिंधु घाटी सभ्यता का साहित्य उपलब्ध है, इसका लिपि भी उपलब्ध है। जैसे कि आप देखिए इस टाइप से लिपि होता है, इसका लिपि लाप 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 इसमें कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें बहुत सारा इसका जो साहित्य है वो उपलब्ध है, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है उसको कोई पढ़ नहीं पाया, तो इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल का अंग माना जाता है। चलिए अब हम आगे चलें। तो अभी हम लोग कहाँ कहाँ पढ़े थे, तो सबसे पहले हमको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस के बाद हम देखेंगे कि हमको पढ़ना क्या है। तो हम 4 चीज़ पढ़ चुके थे, 4 चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। आगे अभी हम देखते हैं अभी हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए मेरे पास ये सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार हम पढ़ाते हैं। तो देखिए हम मानव का उद्भव पढ़ चुके थे, पाषाण काल पढ़ चुके थे, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके थे, वैदिक काल पढ़ चुके थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे 6ठी सदी ईस्वी पूर्व। अच्छा देखिए इसमें बहुत सारा चीज़ आएगा, अभी आपको बहुत रोमांचक चीज़ इसमें मिलेगा पढ़ने के लिए। तो इसमें ऐसा मान के चलिए कि आपको इतना चीज़ आपको पढ़ेगा, जैसे कि मौर्य संस्कृति के बारे में हो सकता है आपको पढ़ना पड़े, हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ के बारे में पढ़ना पड़े। तो चलिए हम वैदिक काल खत्म होने के बाद हम 6ठी सदी ईस्वी पूर्व पे चलते हैं। देखिए हम आपको वैदिक काल पढ़ा चुके हैं, अभी वैदिक काल से प्रश्न नहीं लिए हैं। आपका फर्ज बनता है कि वैदिक काल से जो प्रश्न आपके दिमाग में है और जिस टाइप के प्रश्न है वो हमें भेजिए, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डिस्कशन भी करेंगे। तो अभी हम इसको मिटा देते हैं और क्या कहते हैं 6ठी सदी ईस्वी पूर्व अभी हम पढ़ेंगे। हमारा जो हेडिंग है वो है 6ठी सदी ईस्वी पूर्व। क्या हेडिंग है? 6ठी सदी ईस्वी पूर्व। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको पढ़ने जाएंगे। अच्छा इसमें क्या क्या पढ़ना है वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग को पढ़ना है मौर्य के पहले तक और पोस्ट वैदिक पीरियड, यानी कि हम यहाँ पे सीधा सा बोलें कि वैदिक काल के बाद का इतिहास और मौर्यों के पहले तक का जो इतिहास है वो इतिहास 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में आएगा।
जैसे कि इसमें महाजनपद काल आएगा, महाजनपद काल आएगा, महाजनपद काल। उसके बाद इसमें सूत्र काल आएगा, सूत्र काल। उसके बाद इसमें आएगा, देखना पड़ेगा हमको, वैदिक आंदोलन। इसमें आएगा वैदिक आंदोलन, वैदिक आंदोलन। और चौथा चीज आएगा सेकेंड अर्बनाइजेशन का काल। इसमें 4 चीज हमको पढ़ना पड़ेगा। क्या चीज पढ़ना पड़ेगा? महाजनपद काल पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हम आपको बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे महाजनपद काल, और सिर्फ उतना ही पढ़ाएंगे जितना कि कंपटीशन में पूछा जा सकता है, उससे ना इधर ना उधर, ठीक है। महाजनपद काल पढ़ाएंगे, सूत्र काल पढ़ाएंगे, वैदिक आंदोलन पढ़ाएंगे, सेकेंड अर्बनाइजेशन का काल पढ़ाएंगे। तो महाजनपद में आएगा जनपद, महाजनपद और साम्राज्य। इसमें क्या क्या आएगा देखिए, इसको इधर हम आपको बताते हैं। इसमें आएगा जनपद, महाजनपद, और जब कई महाजनपद मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? साम्राज्य। अच्छा, सूत्रकाल में क्या आएगा? यानी जो धर्म सुधार आंदोलन था, बौद्ध काल या बुद्ध काल का, यानी कि जो धर्म सुधार आंदोलन था, धर्म सुधार आंदोलन मतलब जो पहले जो ब्राह्मण धर्म को माना जाता था, मतलब कि पहले जो प्राचीन धर्म को माना जाता था, उसको छोड़कर जो आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध के बारे में आप सब जानते हैं, तो जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म, इसी धर्म के बारे में हमको पढ़ना है। तो सूत्रकाल हो गया। वैदिक आंदोलन तो आप जानते हैं कि जो वेद मतलब क्या? वेद मतलब क्या? जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ होता था, और जो मनुष्य को कैसे जीवन जीना है, कहाँ किस चीज़ का प्रयोग करना है, उसके बारे में बताता था। जो भगवान के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ माना जाता था, उसको वेद माना जाता था। और सेकेंड अर्बनाइजेशन का काल, यानी कि अर्बनाइजेशन मतलब कि धीरे धीरे जो कहते हैं कि विकास का काल, मतलब कि क्रांति जिसको कहते हैं, क्रांतिकारी युग जिसको कहते हैं। तो धीरे धीरे तो टेक्नोलॉजिकल का रिवॉल्यूशन होने लगा और क्रांति का काल आने लगा, तो इसीलिए इसको कहते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन का काल। अच्छा देखिए, जन मतलब क्या होता है? अब पहले हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व का मतलब समझ गए ना, कि वैदिक काल के बाद का इतिहास, वैदिक काल जो आपको पढ़ा चुके थे, और मौर्य साम्राज्य जो है यानी महाजनपद काल है, उसके पहले तक का जो इतिहास होता है, उसको 6ठी सदी ईस्वी पूर्व तक का इतिहास मान सकते हैं। और इसी दौर में महाजनपद काल भी आएगा, सूत्र काल भी आएगा, वैदिक आंदोलन भी आएगा, और सेकेंड अर्बनाइजेशन का काल भी आएगा। और जो धर्म सुधार आंदोलन अभी तक चलेगा, तो बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म इसको आप कह सकते हैं। तो अभी सबसे पहला पॉइंट था हमारा महाजनपद काल। तो अभी ध्यान रखेगा कि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में अभी हम क्या पढ़ेंगे? महाजनपद काल। तो इसको हम निकाल देते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ देखते जाइएगा, हम बोले महाजनपद काल, ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि जन मतलब क्या होता है। जन मतलब होता था कबीला, और जनपद मतलब कई कबीलों का समूह, कई कबीलों का समूह, इसको जनपद कहा जाता है। महाजनपद मतलब कई जनपदों का समूह, और साम्राज्य मतलब कई महाजनपद का समूह। अगर हम बात करें कि जब बुद्ध का समय था, जब हम कहते हैं धर्म सुधार आंदोलन का स्टार्ट हुआ, उस समय में बुद्ध के काल में
भारत देश में 16 महाजनपद थे, महाजनपद थे 16 महाजनपद, जिसमें से जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, शक्तिशाली महाजनपद वो था मगध जो था सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो महाजनपद को समझने से पहले हमको जन समझना होगा। जन का मतलब कबीला। यहाँ कई लोग झुंड बना के रहते हैं, गांव बस्ती टाइप का, जिसको कबीला कहते थे। और कबीलों का एक सरदार होता था, कई सरदार मिलकर जनपद बनाते थे, कई कबीलों का समूह होता था जनपद। तो कई कबीलों का जो सरदारों का जो सरदार होता था वो जनपद में बैठता था, और कई जनपद मिलकर महाजनपद बनते थे। यानी कि महाजनपद में एक महाजनपद को आप राज्य भी कह सकते हैं, क्योंकि महाजनपद काफ़ी बड़ा होता था। जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, मान के चलिए कि ये जो है छोटा सा, ये क्या है, ये जन है। जन का मतलब कबीला, ठीक है। और इसी के विपरीत यहाँ पे आप देखिए, इसको जो है, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, इसमें कई जन मिल गए, तो ये क्या बन गया, ये जनपद बन गया। यानी कि कई जनों का समूह, ये जनपद बन गया। यानी कि अभी भी उत्तर प्रदेश में आप जाइएगा तो जिला को जनपद कहा जा सकता है। तो आप जानते हैं कि जिला में बहुत सारा सब डिवीज़न होता है, और सब डिवीज़न में बहुत सारा गांव होता है, पंचायत होता है। तो आप उसी तरीके से मान लीजिए, अगर किसी जिला में बहुत सारा पंचायत है, तो वो पंचायत क्या हो गया, वो सब डिवीज़न क्या हो गया, वो सर्कल क्या हो गया, वो सर्कल हो गया जन यानी कबीला। और जो जनपद हो गया वो कई जनों का जो समूह हो गया, वो जनपद हो गया। अब हम आते हैं महाजनपद में। तो यहाँ देखिए, ये महाजनपद को मान लेते हैं एक इतना बड़ा, एक काफ़ी बड़ा क्षेत्र, इसमें कई जनपद आ गए, कई जनपद आ गए, इसमें कई जनपद आ गए। तो ये जो कई जनपद जो आ गए, ये कई जनपद क्या को मिल करके क्या बन गया, ये कई जनपद को मिल करके ये बन गया महाजनपद। यानी कि जो मौर्य और जो बुद्ध के काल था, उस काल में बहुत सारे जन मिल करके जनपद बनाते थे, और बहुत सारे जनपदों के मिलने से महाजनपद बनता था। तो और बहुत महाजनपदों के मिलने से, जैसे कि मान के चलिए, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये भारत का हम नक्शा बना रहे हैं। ये बहुत सारा नक्शा अच्छा नहीं बना है, लेकिन तत्काल काम के योग्य है। इस पूरे देश में, ये भारत देश में बहुत सारे जनपद थे। इतने बहुत सारे जनपद थे, और जनपदों के मिलने से क्या बनता था, महाजनपद, जो कि एक राज्य टाइप का होता था। और महाजनपद में हमेशा राजा होता था। क्या होता था, राजा। और बहुत सारे महाजनपदों के मिलने से, कितने जनपद थे उस समय भारत में, एंशिएंट टाइम में, प्राचीन समय में, प्राचीन भारत में कितने जनपद थे, तो 16। इसको याद रखिएगा। और जो बिहार जो क्षेत्र कहते हैं, जो आज सबसे पिछड़ा माना जाता है, उस समय में प्राचीन संस्कृति में सबसे शक्तिशाली जनपदों में आता था मगध। ये मगध सबसे शक्तिशाली था। आप लोगों ने क्रूर धनानंद का नाम जरूर सुना होगा, जो सिकंदर का समकालीन भी माना जाता है। सिकंदर जब भारत आया था तो उससे धनानंद का मुलाकात हुआ था। तो सिकंदर यानी कि जिसको अलेक्जेंडर कहा जाता है, जिसका राजा पोरस से युद्ध हुआ था, उसके काल के बाद, चाणक्य माणक्य के काल के बाद, धनानंद जो मगध का राजा था, वो भारत में सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। और इस धनानंद ने 16 महाजनपद पर कब्जा कर लिया था, यानी कि विजय प्राप्त कर ली थी। आगे हम जैसे ही महाजनपद काल में पढ़ेंगे, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो जन होता था, अच्छा ये जनपद, महाजनपद, साम्राज्य, इनको कब किन नामों से जाना गया, जन कब जाना गया, जनपद कब जाना गया, महाजनपद कब जाना गया, और साम्राज्य कब जाना गया। तो जन जो होता था, यहाँ पे हम लिखते हैं, ये जन जो होता था, जन कब बोलते थे, ऋग्वैदिक काल में लोग कबीलों में रहा करते थे, इसीलिए इसको जन कहा जाता था।
उसी समय जिस समय हम आपको बताते थे कि लोग कबीलों में रहते थे, झुंड बना के रहते थे और खाना बदोश जीवन जीते थे। XYZ किसी भी जगह पे अगर खाना उनको भेटा गया तो वो वहीं चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको खाना चाहिए, उनका भोजन का आपूर्ति नहीं हो पा रहा है। और पहले उतना इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था अस्थाई जीवन पर। धीरे धीरे अस्थाई जीवन को रहा गया। जब खेती का शुरुआत हुआ, जब कृषि का एक क्रांति शुरू हुआ, कृषि के दौर का क्रांति शुरू हुआ हो गया, उस समय जो है कि उस समय अस्थाई जीवन पर बल दिया गया कि अब हम लोग अस्थाई रहेंगे, एक जगह रहेंगे। तो चूंकि आप यहाँ देख सकते हैं जो खाना, अब आ गया जनपद के बारे में। जन तो हम पढ़ गए कि ऋग वैदिक काल में। जन कब जाना जाता था? ऋग वैदिक काल में, जब लोग खाना बदोश जीवन जीते थे। खाना बदोश जीवन जीते थे, खाना बदोश। अब जो जनपद है, ये जनपद वैदिक काल में आ गया, जहाँ जन का पद टिक जाए। मतलब कि हम आपको पहले भी बता चुके थे कि लोग अस्थायी रूप से कब रहने लगे? जब खेती का विकास हुआ, जब लोग मृदभांड बनाने लगे, जब पाषाण संस्कृति के बारे में बता रहे थे तो आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में बताए थे। तो नव पाषाण काल के पाषाण संस्कृति के बाद सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद वैदिक संस्कृति। तो ये जो जनपद का यूज होने लगा, ये जनपद का यूज कब होने लगा? ये जनपद का जो यूज था, जनपद, ये यूज होने लगा वैदिक काल में। वैदिक काल में अगर आपको उसको याद रखना है वैदिक काल के बारे में, तो कब? जनपद, यानी जब जन का पद टिक जाए, यानी कि अस्थाई जीवन जीने लगे। तो जब अस्थाई जीवन जीने लगे तो उसको हम क्या कहने लगे कि वो वैदिक काल का वो अंग माना गया। तो जनपद जो था, जनपद वैदिक काल में माना गया, यानी कि जो जन था कबीला, ये ऋग वैदिक काल में, जनपद वैदिक काल में, और महाजनपद आ गया मौर्यों के काल में। और मौर्यों के काल से ही जो आगे बढ़ के इसको साम्राज्य कहा गया। आगे चल के क्या कहा गया? साम्राज्य कहा गया। और महाजनपद का मतलब तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि कई जनपदों को मिला के जब राजा लोग क्षेत्र विस्तार करने के लिए युद्ध करते थे कि अपने राज्य की सीमा को बढ़ाएंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे सीमा को, तो उस समय में एक्सट्रैक्ट करके कई जनपदों को अपने अंदर में मिला लेते थे। तो उनका एक राज्य बन जाता था जिसको महाजनपद कहा जाता था। और महाजनपद 16 महाजनपद थे। कब? महाजनपद काल में, जब मौर्यों का काल आएगा, और उसी वो बुद्ध का ही काल माना जाता है मोटा मोटी। तो अब हम आपको बताएंगे मगध के बारे में। ये जो मगध महाजनपद था, ये बहुत शक्तिशाली था। मगध महाजनपद, एक मिनट, हाँ, तो ये जो मगध महाजनपद था, ये मगध महाजनपद बहुत शक्तिशाली था। और ये मगध महाजनपद पे बहुत सारा राजा आया, लेकिन जो एक क्रूर और सबसे फेमस राजा जो माना जाता है, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य गुरु के साथ मिलकर हराया, तो उसका नाम, उस राजा का नाम था धनानंद। एक सीरियल भी निकला है चंद्रगुप्त मौर्य, आप जाके देखेंगे यूट्यूब पे तो उसमें बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो मगध महाजनपद इतना शक्तिशाली हो गया, धनानंद धन का इतना लोभी था कि उसने सारे 15 महाजनपद को हरा दिया। अब 15 महाजनपद को हरा दिया तो उसका वर्चस्व पूरे क्षेत्र में बढ़ गया। भारत में भी जब सिकंदर युद्ध करने आया था, तो सिकंदर युद्ध करने के लिए धनानंद से जरूर मिला था, और उससे उसकी शक्ति देकर लौट भी गया। धनानंद ने सिकंदर को कहा था कि भैया अगर हमारे तरफ मुड़े तो तुम्हारा विश्व की बादशाही की हवा निकल जाएगा, तुम्हारा सारा जो गुरूर है वो सब निकल जाएगा। इसीलिए सिकंदर ने जब ये देखा कि राजा पोरस से युद्ध करने के बाद मेरा बहुत सारा जो सैन्य शक्ति था वो छीन हो गया, पोरस ने अकेले ही उसके 75% सेनानियों को ख़त्म कर दिया। 25% सेनानी लेकर उसने पोरस को जीत भी लिया। लेकिन जब पोरस को जीत लिया तो पोरस को जीतने के बाद वो पोरस की वीरता से काफ़ी प्रसन्न हुआ और उसको उसका राज्य लौटा दिया और वापस लौट गया। तो बाकी जो भारत में जो अम्बी राज था, जिसके क्षेत्र को हराकर वहाँ पर सिकंदर ने अपना डेरा डाला था, उस क्षेत्र को सिकंदर ने, यानी कि अलेक्जेंडर ने अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को
सौंप दिया और सेल्यूकस निकेटर को सौंपने के बाद वो वहाँ से चले गया। सेल्यूकस निकेटर बड़ा हरामी किस्म का आदमी था, उसे अपना राजा का ये बात पसंद नहीं आया कि वो किसी राज्य को हराया, उतना मेहनत करने के बाद 75% सेना मरने के बाद उस राज्य को छोड़ दे। सेल्यूकस निकेटर ने राजा पोरस की चुपके से धोखेबाजी से हत्या कर दी और उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। लेकिन पराकाष्ठा तो तब हुई जब उसका बच्चा जो था बच गया, किसका, राजा पोरस का, और बाद में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के मदद से वो उस क्षेत्र पर जाकर अपना कब्जा किया, पौरव राष्ट्र पर। तो अभी हम उसके बारे पे नहीं आएंगे, अभी हम आएंगे महाजनपद काल के बारे में। तो देखिए मगध में कौन कौन सा वंश आया, तो मगध में अब देखिए महाजनपद में पढ़ेंगे और मगध महाजनपद नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ना का कोई मोल ही नहीं रह जाएगा। तो अभी हम मगध महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे आप सब, मगध महाजनपद। क्या हेडिंग डालेंगे आप सब? मगध। देखिए मगध मतलब कौन? अपना बिहार वाला, पटना वाला जो इलाका है मगध। अच्छा, मगध में 3 गो वंश आया। पहला था हर्यक वंश, दूसरा था नंद वंश, और तीसरा था मौर्य वंश। मगध में 3 वंश आया, हर्यक वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ये हर्यक वंश, नंद वंश और मौर्य वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये सारा हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के बारे में। तो हम जानते हैं कि जो पॉलिटिकल रूप से अगर आप दिखा जाए तो पॉलिटिकल रूप से जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली क्षेत्र होता था वो जनपद नहीं महाजनपद को कहा जाता है, यानी राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो। लेकिन जो आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि जो कृषि था, जो उद्योग था, जो व्यापार था, जो मुद्रा था, आदि के विकास का काल है। कौन है काल? आदि के विकास का काल, तो यही महाजनपद काल, जिसके बारे में अभी मगध के बारे में पढ़ रहे हैं। मगध में पहले वंश के बारे में पढ़ते हैं, फिर आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हम पढ़ रहे हैं नंद वंश के बारे में, तो हर्यक वंश को हरा कर अपना जो गद्दी जमाया, जो गद्दी होता है, ये जो राज सिंहासन है, ये राज सिंहासन जो है, इस पर कौन बैठा हरा कर? इस राज सिंहासन